अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 7 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशंस, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर मिल जाएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट यहाँ से रीड कर लेते हैं। मैंने इसको आगे बोर्ड पर लिख लिया हुआ है और फिर हम इसको आसानी से कर पाएंगे सॉल्व। तो यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको नीचे ए से लेकर डी तक 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, सबके सब इक्वेशन है, आप देख सकते हैं उसमें इक्वालिटी का साइन आ रहा है यानी ये इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को आपने जस्ट सॉल्व करके दिखाना है और जो इनके अंदर अननोन है, जिस तरह पहली वाली इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरी वाली इक्वेशन में बी अननोन है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी वाले में सी अननोन है और डी वाले में आप देख सकते हैं डी आ रहा है तो ये अननोन है। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए आपके सामने लिख लिया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है यानी जो अननोन है, आप उसको इस तरह कह लें, उसकी आपको हाईएस्ट पार्ट 2 नज़र आ रही है। अब अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो आपको मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ती है जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, या फिर आपको कोई ना कोई आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं, उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। यानी सॉल्व करने का मतलब है आप उनकी मदद से पहले इसको फैक्टराइज कर पाते हैं और फैक्टराइज जब ये हो जाती हैं तो फिर ये ईजिली सॉल्वेबल हो जाती हैं, फिर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दो चीज़ों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना, किसी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर देना, हम उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब ये आपने चीज़ें चेक करनी है, ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल है, क्या चीज़ फीजिबल है जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करें और हमारे पास अननोन की वैल्यू ईजिली आ जाए। अब मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखने लगा हूँ जो कि आप लोगों को याद होगी। वो आइडेंटिटी ये कहती है कि जब भी कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो, यानी पहली वाली टर्म पे भी होल स्क्वायर होना चाहिए, दूसरे टर्म पे भी होल स्क्वायर होना चाहिए, बीच में माइनस का साइन आना चाहिए, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं इसके इक्वल, यानी एक बार इन दोनों चीज़ों को प्लस करके, यानी एक बार a प्लस बी, ये जो स्क्वायर के नीचे वैल्यूज आ रही होती है इनको प्लस करके लिखें और इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करवा दें एक बार माइनस करके यानी a माइनस बी से, जिसको इन जनरली हम याद रखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी के a माइनस बी के। इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह की आइडेंटिटीज आपको हेल्प करती हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पर भी 2 ही टर्म्स लिखी हुई हैं, एक 121 है और एक a स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन भी आ रहा है और जो दूसरी टर्म है उस पर तो पहले से स्क्वायर लगा हुआ है। किसी ना किसी तरीके से अगर 121 को किसी नंबर के स्क्वायर में मैं बदल दूं तो मैं ये वाली आइडेंटिटी आसानी से उस पर अप्लाई कर सकता हूं और इसकी मदद से उसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। अब आप देख सकते हैं 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब एक ऐसा नंबर है जिसको किसी चीज़ के स्क्वायर में लिखा जा सकता है, किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आप लोगों को याद ही होगा कि 11 का स्क्वायर करें तो वो 121 होता है, तो इसलिए मैं इस पर लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और माइनस यहाँ पे a का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, जो कि पहले से स्क्वायर है उस पर तो बनाने की जरूरत है ही नहीं। अब आप नोटिस करें ये बिल्कुल इस जैसा ही लग रहा है जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके स्टार्ट में भी ऊपर स्क्वायर है, माइनस का साइन है, दूसरी वाली वैल्यू पे भी स्क्वायर है। तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक इसको लिखा जाना चाहिए एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो इधर a का रोल प्ले करेगा 11, जो स्क्वायर के नीचे होता है वो a होता है, और जो माइनस के बाद लिखा होता है स्क्वायर के नीचे वो b होता है, यानी यहाँ पे जो a है वो एक तरह का b का रोल प्ले करेगा। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक एक बार इसको लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार इसको हम लिखेंगे 11 प्लस a और एक बार इसको हम लिखेंगे 11 माइनस ए। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और किसके इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे। अब ये चीज़ आपने याद रखनी, इसको बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये फैक्टराइज हो गए एक तरह के इस आइडेंटिटी की मदद से। अब आपने क्या करना है, जब भी 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, मैं 0 की बात कर रहा हूँ, जब भी 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है इसका मतलब है कि आप पहली वाली चीज़ को अलग से 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, दूसरी वाली चीज़ को अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आने का मतलब है इनमें से कोई एक 0 के इक्वल है। तो हम इसी चीज़ को लिखेंगे कि या तो 11 प्लस a 0 के इक्वल है और बीच में और का वर्ड यूज़ करेंगे, या फिर दूसरी एक्सप्रेशन 11 माइनस a 0 के इक्वल है।
अब आप यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसी को हम सॉल्व करना कहते हैं। तो ये देखें, ये पॉजिटिव 11 है, इसको जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड पे रखा करें, बाकी तमाम चीज़ों को दूसरी साइड पे कर दिया करें। तो ये जो पॉजिटिव 11 है, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 से जाकर, यानी 0 - 11 हो जाएगा। और 0 - 11 कितना होता है, वो होता है -11। तो ये एक आंसर आ गया आपके पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो पॉसिबल आंसर्स होंगे। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ -a और यहाँ पे +11 है। इस 11 को अगर आप दूसरी साइड पे मूव करें तो यहाँ पे -a बच जाएगा, और 11 वहाँ जाकर ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो ये हो जाएगा 0 - 11 कितना होता है, -11, और ये एक -a है, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर a का एक आंसर आपके पास आ जाएगा सिंपल 11, यानी पॉजिटिव 11। तो हमने इसके दोनों आंसर निकाल लिए, एक है -11 और एक है पॉजिटिव 11। तो अब मैंने यहाँ पर इसका पार्ट नंबर बी लिख लिया है। अब पार्ट नंबर बी फिर दोबारा आप देखें, इसमें भी दो टर्म्स लिखी हुई हैं, बीच में माइनस का साइन है। जो दूसरी टर्म लिखी हुई है उस पर सिर्फ बी पे स्क्वायर आ रहा है, 2 पे नहीं आ रहा। तो हम एक चीज़ तो देख सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो मैच कर रही है इस वाली आइडेंटिटी के साथ, ये वाली एक्सप्रेशन, लेकिन कंप्लीटली मैच नहीं कर रही, क्योंकि इस वाली आइडेंटिटी को या इस वाले फॉर्मूला को लगाने के लिए ज़रूरी है कि पहली टर्म के ऊपर भी होल स्क्वायर हो और दूसरी भी टर्म के ऊपर होल स्क्वायर हो। इस 2b स्क्वायर का मतलब ये है कि b पे स्क्वायर है, 2 पर नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करें, तो अब देखिए 128 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो वो 128 बन जाए। तो ए स्क्वायर तो हम नहीं बना सकते, या आप कह लें ए स्क्वायर जैसी चीज़ तो नहीं बना सकते। तो अगर इस तरह का केस हो कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहे हों और आपके पास ये वाला आइडेंटिटी आपको बज़ाहिर नज़र आ रही हो कि शायद इस पर लग सकती है, तो आपने इस पर कॉमन ज़रूर चेक करना है कि कहीं इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। और अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे 128 है और यहाँ पर 2 है, ये दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं। अगर यहाँ पे दो नंबर्स ऐसे लिखे हों जो किसी एक नंबर पर डिवाइड होते हैं तो हम उसको बोलते हैं, वो जिस पर डिवाइड होते हैं ये कॉमन है इनमें, और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो 2 को और 128 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 है। तो आप पहले 2 को क्या निकालेंगे, कॉमन। देखिए मैं 2 को लिख दिया बाहर कॉमन, ब्रैकेट्स डालेंगे, 2 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 2 64 टाइम्स 128 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 64 माइनस 2 1 टाइम्स 2 होता है, आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो खाली b स्क्वायर भी लिख देंगे, उसका मतलब भी 1b स्क्वायर ही होगा। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलें 1, और ये b स्क्वायर तो कॉमन आया नहीं, और ये वैसे का वैसे ही ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इक्वल टू 0। अब आप देखें तो ये जो 64 है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। b पे पहले से स्क्वायर आ रहा है और 1 पे आप खुद से स्क्वायर बना सकते हैं। इसका मतलब है अब इस पे ये वाले आइडेंटिटी लगने के चांस मुकम्मल हो चुके हैं, मतलब 100% अब इस पे लग सकती है और हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस पे हम इससे पहले कि आइडेंटिटी लगाएं, हमने क्वेश्चन पे देख लेना कोई और भी अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो वो कर लें, ताकि क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो आप देखें जो 2 है ये इन सब चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दें तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 64 माइनस 1b स्क्वायर, या 1 आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया, और आपको पता है 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड करें तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब आप देखिए, आप इस पर आइडेंटिटी लगा लें, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे बाहर कुछ लिखा नहीं हुआ, तो मुझे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने हटा दी हैं। तो 64 होता है किसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 1 लिख लें या खाली b स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है, ये पहले से सही लिखा हुआ है, यानी b के ऊपर स्क्वायर है। और 1 के ऊपर स्क्वायर ना भी लिखें या लिख भी लें, दोनों का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, वो 1 ही होता है। आप इसके साथ 1 भी लिख लेंगे तो कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जस्ट b स्क्वायर लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये तो समझाने के लिए, ताकि आपको लोगों को याद रहे कि यहाँ पर जब हम टेबल पढ़ते हैं तो उस लिहाज से यहाँ पर 1 आना चाहिए। जो आप लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ पर, और इसको मैं आगे रख दूँगा इक्वल टू 0। अब आप देखें 8 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। ये मैंने क्यों बनाया, ताकि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो इससे मैच करे, क्योंकि यहाँ पे भी पहली वाली टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए माइनस का साइन, और दूसरी वाली टर्म पे स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में। यहाँ पे a 8 है और b यहाँ पे खुद से ही b है, मतलब खुद भी यहाँ पे b ही लिखा हुआ है। तो आप इसको लिखेंगे एक बार प्लस की फॉर्म में, यानी एक बार a प्लस बी, यानी 8 प्लस b, और एक बार आप लिखेंगे इसको माइनस की फॉर्म में, यानी एक बार 8 माइनस b, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर दोबारा दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, जिस तरह अभी समझाया था। इसका मतलब है कि पहली वाली एक्सप्रेशन या तो 0 के इक्वल है, इसको आप 0 के इक्वल रखें, और या फिर दूसरी वाली जो एक्सप्रेशन है 8 माइनस बी, वो 0 के आपके पास इक्वल है। ठीक है, ये 8 माइनस बी है, ठीक है, 0 के इक्वल है।
तो यहाँ पे आप देखें b को यहीं पे रहने दें, ये जो पॉजिटिव 8 है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव 8 बन जाएगा, यानी 0 - 8 हो जाएगा, और 0 - 8 कितना होता है, वो होता है -8। तो एक आंसर तो ये आ गया। इधर आप -b को ऐसे रहने दें और ये +8 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये 0 - 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा -b। ये साइन आप लाजमी लिखिएगा, हर टर्म का साइन उसके पीछे लिखा होता है। अगर ये 8 वहाँ जाके माइनस हुआ है तो ये -b वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 0 - 8 कितना होता है, ये हो जाएगा -8। जब इस तरह साइंस लिखे हों तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो b का एक आंसर कितना आ जाएगा, +8। तो दोनों आंसर्स आ गए, एक है -8 और एक है +8। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। तो अब यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर सी आपके सामने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, पहले पे तो पहले से ही होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर किसी तरीके से इस 1/4 को किसी ऐसे नंबर की फॉर्म में लिख दूँ जिसका स्क्वायर करें तो वापस 1/4 मिले, तो हम a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए पहली टर्म पे भी होल स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी टर्म पे भी होल स्क्वायर होना चाहिए और बीच में माइनस होना चाहिए। तो पहली टर्म पे तो है, दूसरी टर्म पे नहीं है, तो वो हम बना सकते हैं। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं c², ये तो पहले से इस पे होल स्क्वायर है, इसको वैसे लिखें, और 1/4 को आप लिख सकते हैं इस तरह की फॉर्म में 1/2 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 4। तो इसका मतलब है आप इस पर स्क्वायर करेंगे तो आपको 1/4 वापस मिल जाएगा। तो ये आपने ज़रूर चेक कर लेना है कि आप किसी नंबर को अगर कोई स्क्वायर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो स्क्वायर ओपन करने के बाद आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और 2 पे स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो अब आप देखें ये बिल्कुल ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों इस पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये a² - b² की फॉर्म में बन चुके हैं। a इधर c है और b इधर 1/2 है। जो स्क्वायर के नीचे वैल्यूज होती हैं वो a और b होते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से, इस आइडेंटिटी की मदद से आप इसको लिख सकते हैं a + b और a - b की फॉर्म में। यानी आप इसको लिखेंगे एक बार a + b यानी c + 1/2 ब्रैकेट्स, और एक बार आप लिखेंगे इसको a - b यानी c - 1/2 और ब्रैकेट्स और इक्वल टू 0। इस तरीके से आ जाएगा। अब देखें दो ये फैक्टराइज हो चुकी हैं, दो चीज़ों का प्रोडक्ट बन चुकी हैं, इसका मतलब फैक्टराइज कर लिया हमने इनको। तो अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हो, इसका मतलब है या तो ये फर्स्ट वाली चीज़ यानी c + 1/2 0 के इक्वल आएगी, या फिर ये दूसरी वाली चीज़ जो कि है c - 1/2 0 के इक्वल आएगी। और यहाँ से आपने c की वैल्यू निकालनी है, तो ये +1/2 जब इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी 0 - 1/2 हो जाएगा। और 0 में से कोई भी चीज़ माइनस करते हैं तो वही चीज़ वापस मिल जाती है, यानी -1/2 आपको वापस मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, साइन क्योंकि स्मॉलर वैल्यू में से आप ग्रेटर वैल्यू माइनस कर रहे हैं एक तरह की, तो नेगेटिव साइन ही आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे ये -1/2 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो इधर भी आप 0 में कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं तो आपको वही चीज़ रिटर्न में मिलेगी। यहाँ पे पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही मिलेगी। तो एक तरह की 0 + 1/2 आपके पास कितना आ जाएगा 1/2। तो दो आंसर्स आगे सी के, एक है -1/2 और एक है +1/2। इसको आप -0.5 और इसको आप +0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका है लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट भी आप देखें जो लिखा हुआ है वो है 4/9 - d² / 25 = 0। अब देखें यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है। एक टर्म के ऊपर तो d के ऊपर आप कह लें तो स्क्वायर नज़र आ रहा है, बाकी कहीं पे भी होल स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम सब पे होल स्क्वायर बना पाते हैं तो ये दो टर्म्स के लिहाज से इस पे ये वाली आइडेंटिटी हम लगा पाएंगे। देखिए 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो जब ऊपर नीचे कोई चीज़ों पर स्क्वायर आ रहा हो तो हम उसको ब्रैकेट्स में एक दफ़ा ही स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर होल स्क्वायर के तौर पर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/9 को 2, क्योंकि 4 जो होता है बेसिकली 2 का स्क्वायर होता है, और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और इन सब के ऊपर इस तरीके से ब्रैकेट डाल देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये स्क्वायर दोनों पर है, 2 पर अलग से और 3 पे अलग से। और सॉल्व करके आप देख लीजिएगा तो ये दोबारा आपको 4/9 ही देगा। माइनस का साइन डी पे तो पहले से स्क्वायर है, इसको आप छोड़ दें। 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, तो 5 यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर है। तो इधर भी ब्रैकेट डालकर इस तरह होल स्क्वायर ऊपर लिख देते हैं ताकि हमारी चीज़ एग्जैक्टली मैच कर पाए इस वाली आइडेंटिटी से जो कि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें ये बन चुका है a² - b² की फॉर्म में। तो इस फॉर्म में जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इधर a 2/3 है, b d/5 है। तो a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और a - b के। तो एक बार आप इन दोनों चीज़ों को प्लस करके लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे 2/3 + d/5 और ब्रैकेट्स डालेंगे यहाँ पर, और फिर एक दफ़ा इनको माइनस करके लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे 2/3 - d/5
फॉर्मूले के मुताबिक। और ये आइडेंटिटी आप साथ मेंशन कर दीजिएगा जिस तरह मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ मेंशन करी हुई है, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेहतर है ये आइडेंटिटी इधर इसके सामने पैरेलल मेंशन कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 का इक्वल है, इसका मतलब है या तो पहली चीज़ इक्वल टू 0 है यानी 2/3 प्लस d/5 जो है वो 0 के इक्वल है, और या फिर ये दूसरी चीज़ 0 के इक्वल है यानी 2/3 माइनस d/5 जो है वो 0 के इक्वल है। इस तरीके से अब आप यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लें, क्योंकि आपने d की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप दूसरी साइड पे मूव करते जाएं। तो यहाँ पे d/5 वैसे ही रहने देता हूँ मैं, ये पॉजिटिव 2/3 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा यानी 0 माइनस 2/3 हो जाएगा, यानी आप इसको कह सकते हैं वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लिया है ताकि मेरे पास थोड़ी स्पेस बन सके यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा d/5, 0 में से आप माइनस कर रहे हैं तो 0 में से जो भी चीज़ माइनस करते हैं तो साइन माइनस का आता है और वही चीज़ वापस मिल जाती है, यानी 2/3 आपको वापस मिल जाएगा। जब इधर भी एक फ्रैक्शन लिखी हो इधर भी एक फ्रैक्शन लिखी हो, आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है 3 को d से मल्टीप्लाई करें तो 3d टाइम्स कितना हो जाएगा, 3d, उसको यहाँ पे लिखें और इस वाले नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यानी 5 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 - 2 कितना होता है, वो होता है 10। अब आप देखिए d की वैल्यू निकालना आसान है, ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये आंसर आ गया -10/3, जिसको मिक्स फॉर्म में आप लिख सकते हैं। नीचे आप 3 लिख दें क्योंकि 3 टाइम्स 9 होता है, 10 के सबसे करीब 3 टाइम्स आता है यानी 3 टाइम्स 9, और 9 में 1 प्लस करने से 10 बनेगा तो ऊपर 1 लिख दें और साइन माइनस का वैसे रखें। तो एक आंसर तो ये आ गया डी का। अब दूसरा आंसर यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इधर भी आप देखें ये 2/3 पॉजिटिव है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा -d/5। ये साइन जो है लाजमी लगाइएगा, जो भी टर्म होती है उसके पीछे साइन होता है कोई ना कोई, वो अगर आप किसी और चीज़ को मूव करें तो वो उस टर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं बनता, उसका साइन वैसे ही आता है। तो ये पॉजिटिव 2/3 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये नेगेटिव 2/3 हो जाएगा। और आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी 0 में से नेगेटिव है यानी माइनस हो रहा है, तो 0 में से कुछ चीज़ माइनस हो तो वो नेगेटिव का साइन आता है और वो टर्म वापस आती है 2/3, और यहाँ पे ये -d/5 इस तरह का वैसे। तो ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस तरह का केस हो, कोई साइन इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा हो सारी वैल्यूज़ के साथ, उधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है सारी वैल्यूज़ के साथ, तो आप उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जो बाकी चीज़ बचेगी, जिस तरह इधर किया था क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को इधर d से करें मल्टीप्लाई तो आएगा 3d, और 5 को इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करें यानी 5 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 टाइम्स कितना आएगा, 10। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 10/3। और आप लोग जानते हैं इसको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह अभी लिखा है सेम वही लिखा जाएगा। 3 टाइम्स 9, और 9 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है यानी पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक आंसर डी का ये आ गया हमारे पास, और एक आंसर डी का हमारे पास ये आ गया। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे हम बाकी सॉल्यूशंस के साथ।